नमस्कार सलाम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सार स्क्वायर की बिज़नेस क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरपीए इम्प्लीमेंट होने के बाद आरओआई में कितना फ़र्क पड़ता है। आप आरओआई किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने वेज़ हैं आरओआई कैलकुलेट करने के। इससे पहले कि अपना वीडियो शुरू करें, अगर आपने पहले के हमारे 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। आज हमारा पार्ट 4 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आरओआई। तो आरओआई क्या होता है? आरओआई होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप जितना आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी में, माल बनाते हैं, माल बनाने के बाद बेचते हैं, या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री में है जहाँ के आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, आपके क्लाइंट्स के लिए वो सर्विसेज देते हैं, तो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में, उसका जो रिटर्न आता है आपके पास, तो दैट इज़ इक्वल्स टू आरओआई। नाउ आरओआई हमारे लिए जो आरओआई होती है वो हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है। आरओआई का जो फॉर्मूला है दैट इज़ दैट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट इम्प्लीमेंटेड, जितना हम लोगों ने कॉस्ट लगाया है या इन्वेस्टमेंट के लीजिए, इनटू 100। तो दैट इज़ व्हाट आरओआई फॉर्मूला इज़। नाउ 4 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग आरओआई। तो 4 तरह के वेज हैं। जब हमने एक जगह आरपीए इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना आरओआई हमारे पास आ रहा है। तो उसके 4 तरीके हैं। आपने अपनी फैक्ट्री में, आपने अपने ऑफिस में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट कर दिया। एक रोबोट, एक बोट जिसको हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर बोट अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद जो कैलकुलेशंस करनी है हमें ये देखने के लिए कि हमें कितना फ़र्क पड़ा है। तो उसके 4 वेज हैं। पहला है वेलोसिटी, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, तीसरा है क्वालिटी और चौथा है कंप्लायंस। तो एक एक करके हम सब समझेंगे कि हम किस तरह से किस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे, पहला है जो वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारा जितना काम हमारा बैकएंड पे हो रहा है, उस काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। मान के चलिए पहले आपके पास 4 एम्प्लॉयज़ थे, उन 4 एम्प्लॉयज़ से आप काम करा रहे थे, वो काम आपका 2 दिन में या 3 दिन में हो रहा था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब हम एक प्रोसेस रीड करके और उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं, एक बोट बना देते हैं, तो वो जो बोट होता है वो 24/7/365 डेज़ काम कर सकता है। जबकि ह्यूमन बींग्स की एक इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो एक दिन में 7 से 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, वीक में 5 या 6 दिन ही काम कर सकते हैं, और साल में कई सारी छुट्टियाँ भी लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज़ एक्चुअली द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क। एक काम को करने के लिए जितना वर्क उन 4 लोगों को लग रहा था, और वही वर्क करने जब रोबोट इम्प्लीमेंट हो गया, जब बोट इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, इसके तहत हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ द टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। जैसे काम शुरू करा उन 4 लोगों ने, वहाँ से लेके जब उन 4 लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया वो, और वही काम उस एक बोट ने या एक सॉफ्टवेयर रोबोट ने करा कितनी देर में, वो टाइम और ये टाइम दोनों को कंपेयर करके हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ये परसेंटेज में मिलती है। तो जितने भी ऑलरेडी जो लोग यूज़ कर रहे हैं आरपीए वगैरह, या सॉफ्टवेयर बोट्स यूज़ कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़, जो एंटरप्राइजेस यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्टडीज़ से ये पता चला है कि 20 to 110% जो प्रोसेस स्पीड है वो बढ़ जाती है। जो काम यहाँ पे 8 घंटे में 4 लोग कर रहे थे, वहाँ पे एक बोट ने कुछ मिनटों में कर दिया। तो घंटों का काम मिनटों में, या यूँ कह लीजिए दिनों का काम जो है वो मिनटों में हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफकोर्स 100% के ऊपर जाएगी। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ ये पता करना है कि हमारा जो काम है वो पहले 4 लोग कितने टाइम में कर रहे थे, और वही काम हमारा बोट इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो काम कितनी देर में लगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। जो लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं इस पर, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और जिन्होंने आरपीए डिप्लॉय किया, उसके बाद दे हैव फाउंड दैट 20 to 110% आपको जो प्रोसेस स्पीड है वो बढ़ जाती है। और केवल प्रोसेस स्पीड नहीं बढ़ती है, जो हमारा क्लाइंट्स के साथ एसएलए होता है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है या किसी भी इंडस्ट्री में है, तो जो आपका जो आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होता है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपकी प्रोसेस स्पीड बढ़ गई है, आप जल्दी करने लगे हैं काम, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये पहली चीज़ हो गई वेलोसिटी। तो दूसरा आती है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज़ एक्चुअली द टाइम टेकन बाय ह्यूमन, राइट, to finish a particular work versus the time taken by a robot.
टू फिनिश द सेम काइंड ऑफ वर्क। कितनी प्रोडक्टिविटी है हमारी। तो जैसे हम लोग आरपीए को डिप्लॉय करते हैं, देयर विल बी अ 70% रिडक्शन ऑफ मैनुअल वर्क, 70% रिडक्शन। यानी कि अगर हम एक कैलकुलेशन अगर करें हम, तो वो 4 लोगों की बात मैं कर रहा था, वो 4 लोगों की जगह केवल एक बंदा काम करेगा। जो 3 बंदे हैं उनका काम वो बोट कर रहा है। तो ये देखिए प्रोडक्टिविटी, एक आदमी की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। उस बोट को हम लेके चल रहे हैं, तो दो एम्प्लॉयज़ मान लीजिए, एक आपका वर्चुअल एम्प्लॉय हो गया जो कि वो बोट है, और एक आपका एम्प्लॉय हो गया जो कि उसके साथ काम कर रहा है। तो 4 लोगों की जो प्रोडक्टिविटी थी, अब वही सेम प्रोडक्टिविटी 2 लोग दिखा रहे हैं। रिसर्चर्स ने कहा है कि these RPA implementation will give you a productivity increase of around 1000%। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है 1000%, बट दिस इज़ अ ट्रुथ। तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे हमारा इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, जो स्केलेबिलिटी है उस पर। और प्रोडक्टिविटी का भी सेम आसान सा एक फार्मूला है कि जो काम 4 लोग कर रहे थे पहले, वो काम अब 2 लोग कर रहे हैं। तो द टाइम टेकन और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कि पहले 4 एम्प्लॉयज़ थे, अब 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक एम्प्लॉय और एक वर्चुअल एम्प्लॉय जो हमारा बोट है। तो दिस इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आती है क्वालिटी। मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे हम लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं आरपीए को, तो हमें उस पर करेक्ट रूल्स लगाने हैं, हमें करेक्ट गवर्नेंस लगानी है, हमें करेक्ट डिसीजंस लगाने हैं। अगर हमने एक बार सारी चीज़ें सही लगा दी, डिसीजंस, गवर्नेंस, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं, रूल्स लगाने हैं आपको कि अगर ऐसा हो तो हमें ये काम करना है, अगर ऐसा नहीं हो तो हमें ये काम करना है। अगर आपने ये सब कुछ ठीक से लगा के रखा हुआ है, तो हमारा जो क्वालिटी है वो 100% आती है। इसमें कोई भी एरर होने का, जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, उसका कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि हमने पहले, जब हम आरपीए को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके पहले हम कई सारी बार टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने पे जब हमें पता चलता है कि हमारे सारे जो एल्गोरिथम्स हैं, जो हमारे सारे स्टेप्स हैं, जो परफेक्ट हैं, तो हमारा जो ह्यूमन एरर का जो चांस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हमारा 100% क्वालिटी आती है। क्वालिटी का जो फॉर्मूला है वो भी सिंपल है कि हम आरपीए डिप्लॉय करने से पहले कितने एरर्स कर रहे थे और आरपीए डिप्लॉय करने के बाद कितने एरर्स कर रहे हैं। तो बाद का जो क्वालिटी परसेंटेज आएगा, दैट विल बी 100%, क्योंकि कोई एरर नहीं होगी। जो हमारा चौथा पार्ट है आरओआई कैलकुलेट करने का, वो है कंप्लायंस। पहले भी कंप्लायंस के बारे में बताया है कि कंप्लायंस एक ऐसा इशू है जो कि हर कंपनी में होता है। हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने प्रोसेस के लिए, अपने काम के लिए। अगर हम उनमें से एक भी स्टेप छूट जाता है तो हमारी कंप्लायंस फेलियर होता है। जब हम आरपीए इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर हमने करेक्ट डिसीजंस लिए हुए हैं, अगर हमने सही तरह से सही एल्गोरिथम्स लगाई हुई है, सही जगह पे सही रूल्स लगाए हुए हैं, तो हमारा कोई चांस ही नहीं बनता है कि हम कोई स्टेप्स भूल जाएं जो हमें स्टेप्स करने हैं उस प्रोसेस के लिए। तो जैसे मान के चलिए कोई पॉइंट ऑफ वैलिडेशन है। अब पॉइंट ऑफ वैलिडेशन में अगर A इज़ इक्वल टू B नहीं हुआ, तो रोबोट उस साइकिल को आगे नहीं बढ़ने देगा। हमारे जब हम ह्यूमंस काम करते हैं, तो हम एक चांस ले लेते हैं कि A इक्वल्स टू B नहीं हुआ। अगर हमने वो चीज़ इग्नोर कर दी या मिस्टेक हो गई हमसे, तो वो हम आगे काम ले जाते हैं और वो वो जो है वो हमारे कंप्लाइंस में आ जाता है। बट रोबोट्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारा जो पॉइंट ऑफ वैलिडेशन है, अगर वो करेक्ट नहीं होगा, तो वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारी जो कंप्लाइंस है वो भी 100% आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे। एंड इट्स द सेम मेथड कि बिफोर डिप्लॉइंग आरपीए क्या कंप्लाइंस है एंड आफ्टर डिप्लॉइंग आरपीए क्या कंप्लाइंस है, एंड इट विल डेफिनेटली कम 100%। अब हम बताते हैं डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को डिप्लॉय करने के लिए, किसी सिस्टम में डिप्लॉय करने के लिए 6 से 12 वीक्स का टाइम लगता है। क्योंकि हमें पूरा एल्गोरिथम बनाना पड़ता है, हमें पूरा काम समझना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं, उसका हमें पूरा एल्गोरिथम बनाना पड़ता है। 6 से 12 वीक्स लग जाते हैं। 60 to 90 डेज़ लगते हैं हमें इस चीज़ को टेस्ट करने में और उसको फाइनली उसको स्टार्ट करने में, प्रोडक्शन में लाने में। आप यूँ कह लीजिए कि प्रोडक्शन में लाने के लिए 60 to 90 डेज़ जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ एक्चुअली अ नेस्टिंग पीरियड। उस नेस्टिंग पीरियड में हम लोग कई सारी चीज़ें चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पे एक एरर की हुई है, उस एरर को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, जिनको हम सॉफ्टवेयर की भाषा में बोलते हैं बग्स आ जाते हैं, वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इन सबको इसमें करीबन 60 to 90 डेज़ लगते हैं। बट उस 90 डेज़ के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपके आरओआई में एक इमेंस इफ़ेक्ट पड़ा है।
क्वालिटी, कंप्लाइंस जो कुछ है वो सारी आपकी 100% आने वाली है। वेलोसिटी आपकी इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन, प्रीवियसली व्हेन ह्यूमन वाज डूइंग द सेम काइंड ऑफ टास्क, और रोबोट्स जो चेंज हुए हैं, रोबोट काम करने लगा है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी आपको बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। और एंड में जो प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, तो प्रोडक्टिविटी तो आपकी डेफिनेटली अच्छी होगी, क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं वो 24/7 इंटू 365 डेज़ काम करेंगे, उनको कोई छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने देखा कि ROI को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग RPA इनटू अ कंपनी और इनटू अ फैक्ट्री और इनटू एन एंटरप्राइजेस। और ROI को कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं, और RPA को डिप्लॉय करने में कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगा जिसमें आपको RPA डिप्लॉय कैसे होगा एक इंटरप्राइज में, ये पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम RPA को डिप्लॉय कर सकते हैं एक इंटरप्राइज में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।